को हम लोग कहते हैं मैसूर राज्य। क्या बोल देते हैं? मैसूर। मैसूर का मतलब है आज का कर्नाटक वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? कर्नाटक। कर्नाटक और इसके आसपास का क्षेत्र है ना, इसको हम लोग तब का क्या कह सकते हैं? मैसूर राज्य कह सकते हैं। इस मैसूर राज्य का उदय यहाँ हैदर अली, टीपू सुल्तान, अलग अलग शासक हुए। क्या स्थितियां थी? देखो भैया, मैसूर राज्य से संबंध में मैंने बताया कि कुल कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे? 4। इन 4 आंग्ल मैसूर युद्धों के समय पे अलग अलग संधियां हुई। अंत में हैदर अली की मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई थी और टीपू सुल्तान की चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम ने पूरे मैसूर राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों को बदल करके रख दिया था और यही कारण था कि अंग्रेजों ने आसानी से अधिकार कर लिया था मैसूर राज्य पर। अंग्रेज एक एक करके सभी राज्यों पर अधिकार करते हुए चल रहे हैं। जो जो अभी तक हमने राज्य पढ़ा, कल मैंने पंजाब राज्य के बारे में बताया, हमने बंगाल राज्य पढ़ा, सभी राज्यों पर कहीं ना कहीं अंग्रेजों का अधिकार जो है वो होने को था। समझ रहे हो बात को? इसी सिलसिले में हम लोग अब मैसूर राज्य पढ़ रहे हैं। 18वीं सदी में जितने नए राज्यों का उदय हुआ, उन नए राज्यों में मैसूर राज्य एक बड़ा प्रमुख राज्य हुआ करता था। यहाँ के राजा हुआ करते थे कृष्णराज। कौन हुआ करते थे? कृष्णराज। इसकी राजनीतिक परिस्थितियां वैसी थी जैसे और राज्यों की थी। देखो ना, भारत के दक्षिण वाला इलाका, तो यहाँ पे अगर मैं इस समय पे बात करूं, ये कर्नाटक वाला क्षेत्र, इसके आसपास का क्षेत्र में मैसूर राज्य था। समझ रहे हो? इस मैसूर राज्य के अंतर्गत अभी अगर हम बात करें, इस 18वीं सदी का जो समय चल रहा है, यहाँ राजा कौन थे? कृष्णराज थे। कृष्णराज के साथ थोड़ा बहुत दिक्कतें हो गई। दिक्कतें क्या हो गई कि इनके दरबार में 2 मंत्री थे। कितने मंत्री थे? 2। एक का नाम था नंजाराम। क्या नाम था? नंजाराम। और एक का नाम था देवराज। क्या नाम था? देवराज। नंजाराम और देवराज इनके 2 बड़े प्रमुख मंत्री थे। नंजाराम और देवराज जो दोनों मंत्री थे, इन्होंने राजा कृष्णराज को अपने हाथों की कठपुतली बना दिया। इन्होंने सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली। इसी समय मैसूर राज्य की सेनाओं में एक बालक जो है वो सक्रिय था, जिस बालक का नाम था हैदर अली। क्या नाम था? हैदर अली। हैदर अली एक छोटा बालक था, महज युवा अवस्था थी और वो मैसूर राज्य की सेना में एक सैनिक था, मामूली सा सैनिक हुआ करता था। हैदर अली आगे चल करके हमको समझ आएगा कि पहला ऐसा शासक हुआ इन नए राज्यों के उदय में जिसने अंग्रेजों से युद्ध नहीं हारा, अंग्रेजों से बराबर का मुकाबला किया। वो पहला व्यक्ति कौन हो जाएगा? हैदर अली। ये महज एक सैनिक था उस समय पे। हैदर अली ने अपनी शक्तियां बढ़ाने का कार्य किया। इसने धीरे धीरे अपनी शक्तियों को बढ़ाने की शुरुआत की। कहा जाता है कि हैदर अली का जन्म जो है वो 1721 में हुआ था। अत्यंत सामान्य परिवार में हैदर अली का जन्म हुआ था। 1721 ईस्वी में हैदर अली का जन्म होता है। बहुत सामान्य परिवार में इसका जन्म हुआ था, परंतु योग्य था, कुशाग्र बुद्धि का व्यक्ति था, प्रतिभाशाली था, युद्ध की सभी प्रकार की कलाओं को समझता था, अच्छी राजनीतिक समझ रखता था। तो तय था कि आज नहीं तो कल हैदर अली कभी ना कभी जो है वो मैसूर राज्य का तख्ता पलट लेगा और इन दोनों के दोनों को, नंजाराम और देवराज को, तो आसानी से परास्त कर देगा। आगे चल करके यही हुआ। लेकिन इससे पहले तुमको एक बात का ध्यान रख लेना है कि दक्षिण के अंतर्गत डिंडिगुल करके एक स्थान था। 1755 के अंतर्गत सर्वप्रथम हैदर अली के कार्यों में हमको जो ध्यान रखना है, तो पहली बात ध्यान से समझना, 1755 ईस्वी में दक्षिण में एक स्थान था डिंडिगुल करके। क्या नाम था? डिंडिगुल। डिंडिगुल नामक स्थान पर हैदर अली के द्वारा एक शस्त्रागार की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? शस्त्रागार। शस्त्रागार मतलब जहां हथियार वगैरह रखे जाते हैं। तो ये हैदर अली की सक्रियता का पहला प्रमाण है। सबसे पहली बार 1755 में उसने एक शस्त्रागार की स्थापना की थी और इस शस्त्रागार की स्थापना में हैदर अली को सहयोग किया था फ्रांसीसियों ने। किसने सहयोग किया था? फ्रांसीसियों का सहयोग इसके साथ काफी अच्छे तरीके से था। आई बात समझ में? फ्रांसीसियों ने इसको सहयोग किया और इसने डिडिंगुल नाम की जो जगह हुआ करती थी दक्षिण में, वहां पे एक शस्त्रागार स्थापित कर दिया। बहुत जल्दी 1761 के अंतर्गत हैदर अली ने नंजाराम और देवराज,
1761 में इन दोनों के दोनों को, नंजाराम और देवराज दोनों को गद्दी से हटा दिया और संपूर्ण मैसूर राज्य का प्रभुत्व अपने हाथ में ले लिया। तो मैसूर राज्य अपने पास प्राप्त करने वाला व्यक्ति था हैदर अली, और ये किस वर्ष उसने प्राप्त किया था? 1761। इतिहास कहीं जगह पर हमको ये सिखाता है कि एक सामान्य परिवार से आने वाला सैनिक कई बार राजा बना है। इतिहास में हमने कई बार पढ़ा है। फिर एक सामान्य परिवार से आने वाला व्यक्ति भी जीत सकता है, ये इतिहास सिखाता है। इतिहास यही तो सोच देता है। आप जो है अगर बहुत सामान्य परिवार से आते हो तो आप भी राजा बन जाओगे एक दिन, है ना। बस प्रतिभा होनी चाहिए। तो हैदर अली के अंदर भी वो प्रतिभा थी। हैदर अली जब शुरुआत में सेनाओं में शामिल हुआ तो एक मामूली सैनिक ही था, लेकिन अपनी प्रतिभा के बल पर आज वो मैसूर राज्य का प्रमुख बन चुका था। 1761 आते आते हैदर अली ने संपूर्ण मैसूर राज्य का नियंत्रण अपने पास ले लिया। हैदर अली के समय की परिस्थितियां ये थी कि हैदर अली का झुकाव जो है वो फ्रांसीसियों के प्रति अधिक था। फ्रांसीसियों के प्रति इसका झुकाव ठीक ठाक रहा, और अंग्रेजों से जैसे सभी की नहीं बनती थी वैसे इसकी भी नहीं बनी, क्योंकि अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति थी, और इस विस्तारवादी नीति में उसने फ्रांसीसियों को सहयोग करना ठीक समझा। आगे चल करके बात आती है हमारे पास प्रथम विश्व युद्ध की। किसकी? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की। कौन से युद्ध की बात आती है? प्रथम आंग्ल मैसूर। सबसे पहले क्या परिस्थितियां थी जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ? तो ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था क्या, इसके बारे में थोड़ा समझ लेना। जब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा है तो उसमें सबसे पहला तुम्हारे पास पूछ लिया जाए अगर कोई चीज, तो वो पूछा जाएगा सन। क्या पूछा जाएगा? सन। 1767 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हुआ था और ये 1769 तक चला था। कब तक चला था? 1769, 1769 तक चला था। कब शुरू हुआ था? 1767 में शुरू हुआ। दूसरा क्वेश्चन इस समय पे अगर तुम्हारे पास और कभी थोड़ा सा होता ना कि क्वेश्चन एकदम गहराई में जाकर के पूछ ले जाते, अगर पूछ लिया जाए इस समय पे बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था जिस समय पे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, कि इस समय बंगाल का गवर्नर कौन हुआ करता था, तो बंगाल का गवर्नर तुमको ध्यान रखना है इस समय पे था लॉर्ड वेरेलस्ट। क्या नाम था? लॉर्ड वेरेलस्ट। ये इस समय पे बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। इसके समय पे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की जो है शुरुआत हो जाती है। हैदर अली का अंग्रेजों के साथ युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी अंग्रेज और मैसूर राज्य के बीच में युद्ध, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध। इस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर कौन है? लॉर्ड वेरेलस्ट। लॉर्ड वेरेलस्ट बंगाल का गवर्नर है। हैदर अली इस युद्ध में हारना नहीं चाहता है किसी भी कीमत पर, तो हैदर अली क्या करेगा? हैदर अली कोशिश करता है कि वो एक अच्छी सेना तैयार करे अंग्रेजों के विरुद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की ज्यों ही घोषणा होती है तो इस युद्ध की नींव पड़ते ही हैदर अली का राज्य हुआ करता था ये मैसूर का राज्य, आज का कर्नाटक हम कह सकते हैं। इसके ठीक ऊपर तुमको पता है यहां थे मराठा। कौन थे? मराठा। और इधर निजाम का शासन था हैदराबाद में, है ना, ये हम भी पढ़ चुके हैं। तो हैदर अली ने इस प्रथम युद्ध में, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कोशिश की कि इन सब के सबको आपस में जोड़ दिया जाए। आई बात समझ में? एक संयुक्त सेना बनाई जाए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली हैदराबाद के निजाम को लेकर के, मराठा सरदार को लेकर के और स्वयं तीनों को मिलाकर के एक संयुक्त सेना बनाता है। यानी एक तरफ मैसूर राज्य, एक तरफ हैदराबाद का निजाम, एक तरफ मराठा सरदार, इन तीनों ने मिलकर के एक संयुक्त सेना बनाई अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए। अंग्रेजों से परेशान तो सभी थे, निजाम भी परेशान था, मराठा भी परेशान थे। और यहां हैदर अली जब ये संयुक्त सेना बनाता है, युद्ध होता है। बदकिस्मती ये रही कि 1767 में इस युद्ध के दौरान तिरुमन्मलाई नाम के एक जगह पड़ती है दक्षिण में, उस जगह पर युद्ध हुआ तो हैदर अली और निजाम जो है वो पराजित हो जाते हैं। निजाम ने इस समय हैदर अली के साथ धोखा किया और वो अंग्रेजों के साथ मिल गया, अंग्रेजों के साथ मिल जाता है। परंतु हैदर अली ने युद्ध अंतिम क्षण तक नहीं छोड़ा। अंग्रेजों ने इस समय बंबई से एक नई सेना भेजी हैदर अली से लड़ने के लिए। हैदर अली बड़ी बहादुरी से उस सेना के साथ लड़ा। मैं कह सकता हूं कि यह प्रथम
आंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम यह था कि दक्षिण का एकमात्र शासक, दक्षिण का एकमात्र व्यक्ति जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ, उसका नाम था हैदर अली। क्या नाम था? हैदर अली। हैदर अली एकमात्र व्यक्ति था जो अंग्रेजों से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान पराजित हुआ ही नहीं। आई बात समझ में? इस युद्ध में पराजित नहीं हुआ। इस युद्ध का बड़ा मिला जुला निष्कर्ष निकल करके आया। कहीं हैदर अली ने अंग्रेजों को बड़े बुरे तरीके से क्षति पहुंचाई, तो कहीं अंग्रेजों ने हैदर अली को क्षति पहुंचाई। और हैदर अली की जो सोच थी, संयुक्त सेना अगर वो अंतिम युद्ध तक बनी रहती तो कहीं ना कहीं हैदर अली इस युद्ध को बड़े आसानी से जीत जाता। दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को छोड़ दिया। अंग्रेजों ने हैदर अली के जीते क्षेत्रों को छोड़ दिया, हैदर अली ने अंग्रेजों के जीते क्षेत्र को छोड़ दिया। युद्ध समाप्त हो गया। ये युद्ध समाप्त होने के लिए एक संधि हुई। इस संधि को तुम्हें ध्यान रखना है, इसको कहा जाता है मद्रास की संधि। क्या बोला जाता है? मद्रास की संधि। अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, कौन सा युद्ध? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कौन सी संधि के द्वारा समाप्त हुआ, तो क्या उत्तर होगा? मद्रास की संधि। और मद्रास की संधि कब हुई? 1769 में। जब युद्ध समाप्त होगा तभी संधि होगी। बात समझ आ रही है? तो पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी मद्रास की संधि, और हैदर अली पहला व्यक्ति हुआ जो अंग्रेजों से युद्ध नहीं हारा था। दक्षिण का पहला शासक जो युद्ध नहीं हारा था। ठीक है, जैसा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसके बाद तय था कि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होगा। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध तक की अगर हम लोग बात करें, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का जो समय रहा, वो समय रहा लगभग 1780 से और 1784 तक। कितने आंग्ल मैसूर युद्ध बताए? टोटल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध बताए। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कब से कब तक हुआ था ये युद्ध? ये युद्ध हुआ था 1780 से लेकर के और 1784, 1780 से लेकर के और 1784 तक। आई बात समझ में? ये दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जब शुरू होता है तब बंगाल का गवर्नर, यहां से क्वेश्चन कई बार तुम्हारे पास बन जाएगा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर कौन था। तो ध्यान रखना है कि इस युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। कौन हो जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग्स। याद रहेगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर कौन हो जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। इस युद्ध के अंतर्गत कहा जाता है कि 1773 के आसपास, 1773 में, इस युद्ध से शुरू होने से थोड़ा पहले, फ्रांसीसियों के पास दक्षिण में एक क्षेत्र था जिसको कहते थे माहे। क्या बोल देते थे? माहे। तो अंग्रेजों ने माहे पर हमला कर दिया। माहे पर हमला किया, इसका मतलब यह था कि हैदर अली को अंग्रेज खुली चुनौती देना चाहते हैं, आजा लड़ ले। अब डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते ना आजा लड़ ले, अभी 2-3 साल पहले संधि हुई, उस संधि की कुछ तो वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब सीधे ये तो नहीं बोल सकते कि भाई संधि तो हमने मजबूरी में की, तब हम थोड़ा कमजोर पड़ गए थे, अब शक्तिशाली वापस हो गए हैं। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि ये हैदर अली से लड़ने का बहाना ढूंढ रहे हैं। हैदर अली बड़े लंबे समय तक इस बात को सहता रहा। अंत में हैदर अली को लगा कि युद्ध के अलावा इस चीज का और कोई परिणाम नहीं। एक बार फिर उसने संयुक्त सेना बनाई, तीनों को मिलाकर के, निजाम को मिला के, मराठा को मिला करके और स्वयं के सहयोग से तीनों ने मिलकर के संयुक्त सेना बनाई। ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था, इस युद्ध में कहा जाता है कि हैदर अली जब युद्ध मैदान में पहुंचा, इस युद्ध की शुरुआत पहले कैसे हुई, तो 1780 ईस्वी में हैदर अली जो है वो हमला कर देता है कर्नाटक पर। किस पर हमला कर देता है? कर्नाटक पर हमला कर देता है। और इस कर्नाटक के मध्यवर्ती क्षेत्र पर जो है वो अधिकार हुआ करता था किसका? अंग्रेजों का। हैदर अली का कर्नाटक पर मतलब हमला करने का मतलब यह था कि सीधे अंग्रेजों से पंगा मोल ले लेना। और यही बात हैदर अली को थोड़ा सा इस युद्ध के अंतर्गत देखने को मिलती है कि अंग्रेजी सेना प्रमुख था जिसका नाम था जॉर्ज वैली। क्या नाम था? जॉर्ज वैली। जॉर्ज वैली इस युद्ध में लड़ा हैदर अली के सामने,
परंतु जॉर्ज वेली हैदर अली को परास्त नहीं कर पाया। हैदर अली ने इसको आसानी से परास्त कर दिया था, किसको? जॉर्ज वेली। तो क्वेश्चन आएगा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का नेतृत्व प्रारंभ में किसने किया था? जॉर्ज वेली ने किया था। और जॉर्ज वेली को हैदर अली करा देता है पराजित, आराम से पराजित कर दिया। दक्षिण में अर्काट नाम का एक क्षेत्र था, वहां अधिकार भी कर दिया। समझ रहे हो बात को? इस समय पे ये सारी चीजें हुई तो अंग्रेजों ने एक बड़े प्रमुख सेनापति को भेजा इसी युद्ध के दौरान। जैसे ही जॉर्ज वेली परास्त हुआ तो अंग्रेजों ने हैदर अली के विरुद्ध जो जिस सेनापति को भेजा था उसका नाम था आयरकूट। क्या नाम था? आयरकूट। आयरकूट वो सेनापति है अंग्रेजों का जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में वेली के पराजित होने के बाद लड़ने के लिए आया था हैदर अली से। किससे लड़ने के लिए आया था? हैदर अली। निसंदेह एक कुशल सेनापति था आयरकूट और इसने हैदर अली को परास्त भी कर दिया। हैदर अली को परास्त कर दिया, लेकिन इस पराजय का कोई बहुत बड़ा लाभ हुआ नहीं। 1782 आते आते हैदर अली ने दोबारा उस क्षेत्र पर अधिकार कर दिया जहां इसने हराया था हैदर अली को। तो कुछ मायने नहीं रहे इस हार के। परिणाम स्वरूप इस समय थोड़ा सा स्थितियां बदली और इसी युद्ध के चलते हुए कि जब ये युद्ध चल ही रहा था, युद्ध समाप्त नहीं हुआ था, युद्ध चल ही रहा था, इसी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 7 दिसंबर 1882 को हैदर अली की हो जाती है मृत्यु। वो युद्ध में घायल हो गया और इस घायलावस्था में उसकी हो जाती है मृत्यु। जब हैदर अली की मृत्यु हुई तो इस आधे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में बीच में ही कूद जाता है, एक नया ट्विस्ट कहानी में आता है और वो आदमी था टीपू सुल्तान। क्या नाम था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान इस समय पे अपने पिता हैदर अली के स्थान पर जो है वो युद्ध भूमि में उतरता है। टीपू सुल्तान अपने पिता हैदर अली से योग्यताओं में मैं कह सकता हूं कि लगभग समकक्षता रखता था, इतनी ही योग्यताएं रखता था। उसे कहा जाता था कि अरबी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान था, फारसी अच्छे से जानता था, उर्दू भाषा अच्छे से जानता था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, कन्नड़ भाषा का भी उसको ज्ञान था। उसने कई नए प्रयोग किए, नई मुद्राएं चलाई, नए प्रकार के संवत जारी किए। टीपू सुल्तान प्रयोग करने वाला व्यक्ति था, इसलिए अनेक अंग्रेजी इतिहासकारों ने टीपू सुल्तान को अशांत आत्मा भी कहा है। तो एक बड़ा योग्य व्यक्ति, एक बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति था। कौन? टीपू सुल्तान। और इस युद्ध में आधे में कूद जाता है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान इस युद्ध को लड़ता है, बहादुरी से लड़ता है और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1784 में टीपू सुल्तान के इस युद्ध में कूदने के बाद मंगलौर की संधि के द्वारा समाप्त होता है। किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? मंगलौर की संधि। हमने यहाँ पे पहले पढ़ा था कि भाई एक संधि हुई थी जिस संधि को हमने क्या कहा था? मद्रास की संधि। और मद्रास की संधि से कौन सा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर। अच्छा भाई, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध तुमको पूछेगा तो किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? मद्रास की संधि। मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय पे देखो कई क्वेश्चन द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध से आते हैं। शुरू किसने किया? हैदर अली ने। खत्म किसने किया? टीपू सुल्तान। बात समझ आ रही है? शुरुआत में अंग्रेजों का मुख्य सेनापति कौन था? जॉर्ज वेली। बाद में कौन कूद गया युद्ध में? आयरकूट आ गया। आयरकूट के आने के बाद परिस्थितियां बदल गई युद्ध की, है ना। हैदर अली हार तो गया पर उस हार के कोई मायने नहीं रहे, दोबारा अधिकार कर लिया उन क्षेत्रों पर। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध तक तो रहा हैदर अली आधे तक। 82 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 7 दिसंबर 1882 को और फिर युद्ध में कूद जाता है कौन? टीपू सुल्तान। थोड़ा सा टीपू सुल्तान के व्यक्तित्व पर ध्यान देने की जरूरत है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलौर की संधि हो गई। मैंने बताया ये कई भाषाओं को जानता था। अनेक इतिहासकारों ने इसे अशांत आत्मा कहा है। क्या कहा है? अशांत आत्मा। जब टीपू सुल्तान का दौर था तो टीपू सुल्तान के दौर में सबको पता है कि विश्व इतिहास में क्या चल रहा है। उस समय पे सबको एक चीज का बड़ा अच्छे तरीके से आइडिया होगा। मैं कह सकता हूं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन या फ्रांसीसी क्रांति, कौन सी क्रांति? फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति जिस दौर में हो रही थी वो दौर कौन सा था? तो विश्व इतिहास में हम अक्सर पढ़ते हैं कि 1789 से और 1799 के बीच में जो समय रहा वो किसका समय रहा? फ्रांसीसी क्रांति।
टीपू सुल्तान इसी दौर में भारत में सक्रिय है। फ्रांसीसियों के प्रति झुकाव भी है तो निश्चित सी बात है फ्रांस की क्रांति हो रही है। टीपू सुल्तान बड़ा बहुमुखी प्रतिभा का व्यक्ति है, हर जगह प्रतिभाग लेना चाहता है, तो ये इंटरेस्ट दिखाता है इस समय पे फ्रांसीसी क्रांति में। खूब दिलचस्पी इसने फ्रांसीसी क्रांति में दिखाई, इसलिए तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आएगा, खूब आता भी है पेपर में, और यहीं से इसी बात से आता है। इसी क्रम में टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम नाम का स्थान है दक्षिण भारत में। कौन सा स्थान है? श्रीरंगपट्टनम। इस श्रीरंगपट्टनम नाम के स्थान पर टीपू सुल्तान के द्वारा एक वृक्ष लगाया गया। इस वृक्ष को कहते हैं स्वतंत्रता का वृक्ष। क्या बोल देते हैं? स्वतंत्रता का वृक्ष। क्वेश्चन आता है कि टीपू सुल्तान के द्वारा स्वतंत्रता का वृक्ष कहां लगाया गया था? तो ये श्रीरंगपट्टनम में लगाया गया था। खूब पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना बात को। दूसरा, टीपू सुल्तान वो व्यक्ति था जिसने फ्रांसीसी क्रांति में इतनी दिलचस्पी दिखाई कि ये फ्रांसीसी समूह जैकोबियन क्लब की सदस्यता ले लेता है। किसकी सदस्यता ले लेता है? जैकोबियन क्लब। जैसे वहां पे फ्रेंच रेवोल्यूशन में जैकोबियन और जैमेरिन दो प्रकार के क्लब थे। समझ रहे हो बात को? फ्रांसीसी क्रांति में दो प्रकार के क्लब थे, जैकोबियन क्लब और जैमेरिन क्लब। जैकोबियन जैमेरिन का मतलब वही है जो भारत में नरम दल और गरम दल का मतलब था। समझ रहे हो बात को? तो नरम दल का मतलब जैसे जिसमें महात्मा गांधी ये सब वृद्ध नेता थे, है ना, और गरम दल का मतलब जिसमें भगत सिंह हो गया, चंद्रशेखर आजाद हो गए, ये युवा नेता थे। ये गरम दल कहलाता है हमारे यहाँ। आगे हम पढ़ेंगे आंदोलनों में, यही सब चीजें पढ़नी है हमको। लेकिन हम कह रहे हैं कि फ्रांसीसी क्रांति में भी सेम दो दल हुआ करते थे, दो क्लब हुआ करते थे, जैकोबियन और जैमेरिन क्लब। तो टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति में गहरी दिलचस्पी दिखाता है। श्रीरंगपट्टनम में इसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। जैकोबियन क्लब का ये मेंबर बना था। इसके साम्राज्य के अंतर्गत पड़ता था शारदा देवी मंदिर। इसने शारदा देवी मंदिर के पुनर्निर्माण में भी सहयोग किया था, अतः एक सहिष्णु शासक था। दक्षिण भारत के अंतर्गत कहा जाता है कि गंगनाथेश्वर का मंदिर था दक्षिण भारत में, वहीं गंगाधेश्वर मंदिर। तो उस गंगाधेश्वर मंदिर के अंतर्गत पूजा पाठ में कभी भी टीपू सुल्तान ने कोई विघ्न वगैरह नहीं डाला था। तो इसकी नीतियों से इतना समझ आता है कि टीपू सुल्तान कैसा व्यक्ति था, एक सहिष्णु शासक था, एक कुशल व्यक्तित्व का व्यक्ति था। टीपू सुल्तान ने इसके अलावा एक क्वेश्चन आएगा, कौन से क्लब की मेंबरशिप ली थी इसने? तो क्या बोलना है? जैकोबियन क्लब। किसकी सदस्यता ली थी? जैकोबियन क्लब की सदस्यता ली थी। टीपू सुल्तान का एक कथन है, खूब पूछा जाता है इसका ये कथन। टीपू सुल्तान ने कहा था कि शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है गीदड़ के समान 100 दिन जीने के। समझ रहे हो बात को? कि शेर की तरह जो है वो एक दिन की जिंदगी बेहतर है गीदड़ के समान 100 दिन जीने के। तो ये तुम लोग लिख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। ये किसने कहा था? टीपू सुल्तान ने कहा था। खूब पूछा जाता है पेपर के अंतर्गत, प्रसिद्ध कथन है इसका। बात समझ आ रही है? क्या कहा था? कि शेर के समान एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 दिन की जिंदगी से कहीं बेहतर है। समझ रहे हो बात को? आगे चल करके टीपू सुल्तान के समय पे हुआ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? तृतीय आंग्ल मैसूर। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में तो ये आधे में कूदा था। अब वापस से इसके समय जो युद्ध हो रहा है वो युद्ध कौन सा है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है। इस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में तुमको क्या क्या ध्यान रखना है, तो थोड़ा सा इस पर गौर करते हुए चलेंगे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। देखो, जैसे हमने पढ़ा कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, हमने पढ़ा दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इस समय पे कौन सा आंग्ल मैसूर युद्ध बात कर रहे हैं? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर के और 1769 तक। दूसरा 80 से 84 तक, 1780 से 1784। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था 1790 से लेकर के और 1792। अच्छा, इस समय पे बंगाल का गवर्नर कौन होगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान? थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, कौन था इस समय पे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस इस आंग्ल मैसूर युद्ध के समय पे बंगाल का गवर्नर था। बात समझ आ रही है? और इस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के कई सारे निष्कर्ष हमारे पास निकलता है। टीपू सुल्तान की स्थिति इस युद्ध में कमजोर हो जाती है। कैसे कमजोर होती है, तो उस बात को ध्यान से समझना। पहली बात तो तुम्हारे पास ये आएगा,
भैया तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस किस कौन कौन लड़ रहा है इस युद्ध को? तो एक तरफ लड़ रहा है टीपू सुल्तान। कौन लड़ रहा है? टीपू सुल्तान। दूसरी ओर अंग्रेजों ने एक व्यक्ति को टीपू सुल्तान के खिलाफ भेजा, एक नेतृत्वकर्ता को भेजा जिसका नाम था मिडोज। क्या नाम था? मिडोज। तो पूछेगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहा था? तो पहले कर रहा था जॉर्ज वैली, वो हारा। तो तब कौन कर रहा था? आयरकूट। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? मिडोज कर रहा है। एक तरफ इसके सामने कौन खड़ा है? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को मिडोज ने कई तरीके से विवश करने की कोशिश की। इस युद्ध में अंग्रेजों ने अनेक कूटनीतियों का प्रयोग किया। कहा जाता है कि इस युद्ध के समय पे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के किले की घेराबंदी डाल दी और अंत में टीपू सुल्तान इस युद्ध में बहुत लंबा नहीं चल पाया और परिणाम स्वरूप 2 वर्ष के बाद ही 1792 में उसने अंग्रेजों से संधि कर ली। इस संधि को कहते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि। क्या बोल देते हैं? श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो सबसे पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कौन सी संधि से समाप्त हुआ था? मद्रास की संधि। और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? मंगलौर की संधि। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हो रहा है? श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792। क्लियर है इतना? अब अपने पास देखो भाई, युद्धों में यही तो बात ध्यान रख लेनी है कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, यहां से कौन लड़ रहा था, ये बात ध्यान रखनी है ना। छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। आगे चल करके हमारे पास इसी क्रम में आएगा अगला आंग्ल मैसूर युद्ध। और अगला आंग्ल मैसूर युद्ध कौन सा होगा? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध या चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। इस चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में खास खास बातें ध्यान से समझना। देखो, जब मैं बात करूंगा यहाँ पे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की, यानी ये युद्ध जो है वो अंतिम युद्ध है ना। अंग्रेज और मैसूर राज्य के बीच में क्या ये अंतिम युद्ध है या नहीं है? बिल्कुल अंतिम युद्ध है। और इस अंतिम युद्ध में परिस्थितियां भी सबसे अलग निकलेंगी। निर्णायक होगा ये युद्ध, होगा या नहीं होगा? तो चौथा युद्ध था, समझ रहे हो? युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में। कब हुआ था? 1799। आई बात समझ में? जैसे मैंने सभी जगह बताया कि इस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो ऐसे ही तुमको ध्यान रखना है कि जब हमको पूछ लिया जाएगा कि चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड वेलेजली। कौन था? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड की इनकी उपाधि हुआ करती थी, ये कोई हमारे भगवान नहीं थे। ठीक है भैया। लॉर्ड वेलेजली जो है वो इस समय पे बंगाल का क्या हुआ करता था? गवर्नर। वापस क्या होगा? युद्ध की भूमिका तैयार की जाएगी। भूमिका तैयार की जाएगी का मतलब क्या है? मतलब एक सेना तैयार की जाएगी टीपू सुल्तान के खिलाफ। और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में तो सेना बड़ी जबरदस्त बनाई गई थी। इस सेना के अंतर्गत ध्यान से समझना, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किस किस के बीच में हो रहा है? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में। टीपू सुल्तान तो बेचारा अपना लड़ ही रहा है एक तरफ से। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को पता चला कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व एक तो स्वयं कर रहा है, कौन? वेलेजली। दूसरा, इस सेना का नेतृत्व कर रहा है जॉन हैरिस। कौन कर रहा है? जॉन हैरिस। और तीसरा, इस युद्ध में इसी समय एक सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व कर रहा है स्टुअर्ट। तो जब टीपू सुल्तान को पता चला कि ये तीन कहां आ रहे हैं, तो घबराएगा आदमी? नहीं घबराएगा। तुम्हारी तरफ 25 आदमी दौड़ते हुए डंडा लेकर के तुम रोड पे भागोगे? नहीं भागोगे, भाग जाओगे। हैं टीपू सुल्तान भी घबरा गया। क्या करे? जब आदमी चारों तरफ से घबरा जाए, हताश, निराश, परेशान हो जाए, तो तब कहीं ना कहीं टीपू सुल्तान के दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना मैं इस समय पे जिनके पूरी जिंदगी भर साथ दिया, एक बार उनसे सहयोग लेकर के देखता हूं। और पूरी जिंदगी भर साथ किसका दिया था? फ्रांसीसियों। अब टीपू सुल्तान इस समय पे पहली बार बाह्य सहयोग की अपेक्षा कर रहा है। इसी क्रम में टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, बात को ध्यान से समझना, इस चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान सहयोग की अपेक्षा करता है नेपोलियन बोनापार्ट से। किससे करता है? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम तो सभी ने सुना होगा।
नेपोलियन बोनापार्ट हम लोग विश्व इतिहास के अंतर्गत भी पढ़ सकते हैं और इतना हम सभी को पता है कि ये व्यक्ति महासागरीय प्रणाली का विजेता कहा जाता है। क्या बोला जाता है? महासागरीय प्रणाली का विजेता। अरे यूरोप में नाम था, जलवा था भैया जी का, मतलब वो वाला ना, वो था एकदम नेपोलियन बोनापार्ट, एक खतरनाक। तो टीपू सुल्तान ने पत्र व्यवहार करने की कोशिश की, किससे? नेपोलियन बोनापार्ट। परंतु नेपोलियन बोनापार्ट ने इसके पत्रों का कोई विशेष जवाब, कुछ विशेष रुचि इस मामले में नहीं दिखाई। तो भैया खुद ही लड़ना होता है, लड़ना तो होती है, लड़ाई जब शुरू हो गई तो लड़नी तो है ही, है ना। परिणाम ये हुआ कि इस संयुक्त सेना से टीपू सुल्तान पराजित हुआ और अंततः 4 मई 1799 के दिन टीपू सुल्तान की भी हो गई मृत्यु। 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई और टीपू सुल्तान की मृत्यु होते ही मैसूर राज्य जो है वो सीधे सीधे किसके नियंत्रण में आ गया? अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। बात खत्म। यही था आंग्ल मैसूर युद्ध। ये थी 4 लड़ाइयां। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769, ठीक हो गया। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? तो लॉर्ड वेरेलस्ट। कौन था? लॉर्ड वेरेलस्ट। अगर पूछेगा किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ, तो मद्रास की संधि। और पूछेगा इस युद्ध की कोई खास बात, तो बिल्कुल खास बात है, हैदर अली पहला शासक हुआ जो अंग्रेजों से युद्ध नहीं हारा। आई बात समझ में? दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। इस समय पे मतलब पूछेगा बंगाल का गवर्नर कौन हुआ, तो वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग्स। पूछेगा किस संधि के द्वारा युद्ध समाप्त हुआ? मंगलौर की संधि। कब हुई थी? 1784 में, जब युद्ध खत्म हो रहा है। बात समझ रहे हो बात को? इस समय क्या हो गया? इस समय हैदर अली की मृत्यु हो गई। बीच में युद्ध में कूद गया कौन? टीपू सुल्तान। हैदर अली 7 दिसंबर 1882 को चल बसे और उसके बाद कौन आया? टीपू सुल्तान आया। टीपू सुल्तान ने युद्ध किया अंग्रेजों से, बहादुरी से लड़ा। अंत में इस युद्ध में मंगलौर की संधि के द्वारा युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व शुरुआत में जॉर्ज वैली कर रहे थे। जॉर्ज वैली को हैदर अली ने हरा दिया था। बाद में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था? आयरकूट कर रहा था, ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। 1790 से 92 टीपू सुल्तान इस समय पे युद्ध लड़ रहा है। पूछेगा इस समय पे बंगाल का गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस। सिंपल सी बात है ना। पूछे किस संधि के द्वारा युद्ध समाप्त हुआ? श्रीरंगपट्टनम की संधि। कब हुई थी ये संधि? 1792 में हुई थी। और इस युद्ध में क्या हुआ? तो टीपू सुल्तान को घेर लिया था चारों तरफ से, उसे संधि करने के लिए मजबूर कर दिया। मिडोज इस समय पे सेना का नेतृत्व कर रहा था, अंग्रेजी सेना का। क्लियर है इतना? इसके बाद कौन सा युद्ध होगा? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में। इस समय पे बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वेलेजली था। इस समय पे वेलेजली, हैरिस और स्टुअर्ट, इन तीनों ने संयुक्त सेना लेकर के मैसूर राज्य पर आक्रमण किया। टीपू सुल्तान ने नेपोलियन बोनापार्ट से मदद मांगने की कोशिश की, परंतु वो मदद न दे सका, है ना, या ना देना चाहिए उसने मदद मिली नहीं। और इसके बाद जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। अंग्रेजों ने मैसूर राज्य पर कब्जा कर लिया। बात समझ आई? अच्छे से आ गई इतनी बात समझ में? यहां तक किसी को कोई संदेह तो नहीं? चलो बहुत सुंदर, बहुत ऊपर तक जाओगे जीवन में, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। ये तो टॉपिक खत्म हो ही गया है ना, आगे भी बढ़ाना है, कोर्स कंप्लीट भी करना है। दिसंबर में पेपर है, समझ रहे हो बात को? तो दिसंबर के पेपर तक कुछ ना कुछ चलाना भी तो है। दिसंबर के पेपर तक कंप्लीट करवा करके, पहले ही कंप्लीट करवाना है पेपर से पहले, इसलिए जो है हम लोग अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास, मतलब मैं कह सकता हूं कि ब्रिटिश आर्थिक गतिविधियां। अगला टॉपिक कौन सा आ जाएगा हमारे पास? ब्रिटिश आर्थिक गतिविधियां। और ब्रिटिश आर्थिक गतिविधियों में भी हम लोग अब दूसरे जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो है ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था। किसको पढ़ने वाले हैं? ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था। ब्रिटिश भू राजस्व की व्यवस्था क्या थी, थोड़ा इसको समझ लेने की कोशिश करते हैं। इसमें हमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना है। ब्रिटिश भू राजस्व के अंतर्गत तुम्हें 2-3 बातों का ध्यान रखना है।
सबसे पहले तो यहां पर एक बात समझनी है कि ब्रिटिश के समय पे भू राजस्व, कई बच्चों को भू राजस्व ही क्लियर नहीं होता है। राजस्व का मतलब होता है टैक्स। किसान खेती करता था, किसान को कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ता था, लगान देना पड़ता था। जो उगाता था उसका कुछ परसेंट हिस्सा ब्रिटिश सरोकार को देना पड़ता था, कुछ परसेंट हिस्सा जमींदारों को देना पड़ता था। किसान के ऊपर दबाव ये था कि वो खेती करके अपना लगान चुकाता, जितने में लगान वगान चुका करके जो बचता उसी में अपना परिवार का गुजारा, आजीविका चलानी पड़ती थी। तो अंग्रेज जो है वो किसानों से लगान वसूला करते थे और इसी लगान को जो है मेंटेन करने के लिए बार बार जो व्यवस्थाएं बनाई गई, इन व्यवस्थाओं को कहते हैं भू व्यवस्था। क्या बोल देते हैं? भू व्यवस्था। ये भू व्यवस्था जो है वो 3 प्रकार की भू व्यवस्था हमारे पास है। सबसे पहले इन 3 प्रकार की भू व्यवस्थाओं में जिस भू व्यवस्था का वर्णन आता है उसको हम कहते हैं स्थायी बंदोबस्त। क्या बोल देते हैं? स्थायी बंदोबस्त। यहां से क्वेश्चन आता ही रहता है। अभी कनिष्क सहायक का पेपर हुआ था तो क्वेश्चन आ गया स्थायी बंदोबस्त से सूर्यास्त का नियम किस बंदोबस्त के दौरान लागू होता था। आई बात समझ? वो यहीं से आ गया स्थायी बंदोबस्त से क्वेश्चन तो आता ही रहे। ये तुम्हारे पास क्वेश्चन का खजाना है, ध्यान से समझ लेना। दूसरा एक बंदोबस्त है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। कौन सा बंदोबस्त है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ये शब्द तुमने खूब सुने होंगे, है ना कभी पढ़ा भी होगा इनके बारे में। और एक बंदोबस्त जो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया वो बंदोबस्त था महालवाड़ी बंदोबस्त। कौन सा बंदोबस्त था? महालवाड़ी बंदोबस्त। तो एक तो कौन सा बंदोबस्त हुआ? स्थायी बंदोबस्त। एक बंदोबस्त कौन सा हुआ? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। एक बंदोबस्त कौन सा हुआ? महालवाड़ी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त के ना हमारे पास कई सारे प्रकार हैं। जैसे एनसीईआरटी में विवरण मिलता है कि इसी स्थायी बंदोबस्त को मतलब इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा गया है। इसी स्थायी बंदोबस्त को जमींदारी बंदोबस्त भी कहा गया है। अगर तुम्हारे पास कहीं लिखा हुआ आएगा, मतलब इस तरीके से लिखा हुआ आएगा कि इस्तमरारी बंदोबस्त। कौन सा बंदोबस्त? इस्तमरारी बंदोबस्त। इस्तमरारी बंदोबस्त, या लिखा हुआ आएगा जमींदारी। कौन सा बंदोबस्त? जमींदारी। तो कंफ्यूज नहीं होना, वहां ये कहां से आ गया, 3 ही थे, है ना। तो ध्यान रख लेना, इस्तमरारी या जमींदारी बंदोबस्त भी किसको कहा जाता है? स्थायी भू बंदोबस्त को कहा जाता है। पहले तो इस स्थायी भू बंदोबस्त के बारे में ध्यान से समझ लेना। स्थायी भू बंदोबस्त क्वेश्चन देखो यहां से क्या क्या आता है, ध्यान से सुन लो। स्थायी भू बंदोबस्त किस वर्ष लागू हुआ? आंसर हो जाएगा 1793। किसके द्वारा लागू किया गया? आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस। क्या हो जाएगा? कॉर्नवालिस। कौन लागू करके गया इसको? कॉर्नवालिस। क्या था स्थायी भू बंदोबस्त? क्या क्या बातें थी इसमें? कहां कहां लागू हुआ था? कितने % क्षेत्र पर लागू हुआ था? तो बात को ध्यान से समझना। स्थायी भू बंदोबस्त लागू किया गया था 3 स्थानों पर, जिनमें से पहला स्थान कहां कहां लागू कहां कहां हुआ था? तो लागू हुआ था सबसे पहला बंगाल में। कौन सी जगह लागू हुआ था? बंगाल। दूसरा लागू किया गया इसको बिहार में। कौन सी जगह लागू किया गया? बिहार। और तीसरा इसको लागू किया गया उड़ीसा में। कौन सी जगह लागू किया गया? उड़ीसा। अच्छा गुरुजी, होता क्या था इसमें स्थायी बंदोबस्त में? तो मैंने कहा ना, यहां पे पहले छोटी बातों को समझ लो, सारी कहानी समझ आ जाएगी। ये है क्या? ये सब चीजें भू बंदोबस्त। भू बंदोबस्त का मतलब क्या है कि लगान वगैरह वसूलने के वक्त जो व्यवस्था अंग्रेज बनाते थे, उन व्यवस्थाओं को हम क्या कहते थे? भू बंदोबस्त कहते थे या भू व्यवस्थाएं कहते। इन भू व्यवस्थाओं में हम सबसे पहली व्यवस्था कौन सी पढ़ रहे हैं? स्थायी बंदोबस्त। इसको इस्तमरारी या जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता था। क्वेश्चन आएगा कि इस इस्तमरारी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त को किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1793 में। क्वेश्चन आएगा किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसको कॉर्नवालिस के द्वारा। कहां कहां लागू किया गया था इसको? तो क्या बोल देना है? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। यहां इन बंदोबस्तों से आने वाले क्वेश्चनों में देखो, स्थायी बंदोबस्त अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। इस स्थायी बंदोबस्त से एक चीज तुम्हारे पास ये पूछ ली जाएगी कि ये भारत के कितने % क्षेत्र पर लागू था? तो ये भारत के 19% क्षेत्र पर लागू था। कितने % क्षेत्र पर लागू था? 19%। 19% एरिया पर लागू था। होगा क्या इसमें? होगा यही कि लगान के नियम बनाए होंगे कुछ ना कुछ, जो किसानों से लिए जाते थे, जो जमींदारों से लिए जाते थे अंग्रेजों के लगान,
उसके नियम बना दिए कुछ। लगान के नियम क्या बनाए गए, कहा गया कि जहां स्थायी भू बंदोबस्त लागू होगा, क्या लागू होगा, स्थायी भू बंदोबस्त, वहां लगान के नियम बड़े सिंपल होंगे। 10/11 भाग उपज का, कितना भाग, 10/11 भाग, ये देना पड़ेगा ब्रिटिश सरकार को। किसको देना पड़ेगा, ब्रिटिश सरकार। बात समझ आ रही है, 10/11 भाग किसको देना पड़ेगा, ब्रिटिश सरकार को देना पड़ेगा। उपज का 10/11 भाग कौन ले लेगी, ब्रिटिश सरकार ले लेगी। और उपज का 1/11 भाग, कितना भाग, 1/11 भाग, ये कौन ले लेगा, ये ले लेगा जमींदार ले लेगा। और बाकी जो कुछ बचा वो आएगा किसके हिस्से में, किसान के हिस्से में। जो बेचारा उगा रहा है उसके हिस्से में क्या आएगा, इन सब को देने के बाद बचा कुचा जो रह जाएगा वो आ जाएगा हिस्से में। समझ रहे हो। तो पहला तो क्या था स्थायी बंदोबस्त में, तो लगान एक 10/11 भाग किसको देना पड़ेगा, ब्रिटिश सरकार को। 1/11 भाग किसको देना पड़ेगा, जमींदार को। और बचा कुचा किसके पास आएगा, किसान के। तो इस स्थायी बंदोबस्त में एक नियम लागू होता था जिसको कहते थे सूर्यास्त का नियम। क्या बोल देते हैं, सूर्यास्त का नियम। यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया तुम्हारे पास, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया अभी, सूर्यास्त नियम किस बंदोबस्त के दौरान लागू होता था, तो सूर्यास्त नियम लागू होता था स्थायी बंदोबस्त। क्या था सूर्यास्त नियम, अंग्रेजों को इतना पता था कि हमने इन इन प्रांतों को जीत रखा है, उनको पता था कि इन प्रांतों में इतनी जमीन है, उनको जैसे ये आइडिया था कि बंगाल के इस गांव में इतनी जमीन है। वो उस गांव के जमींदार को उठा लेते थे, कहते थे सुन भैया देख, हमें नहीं पता, इतने तारीख को सूर्यास्त से पहले इस जमीन का लगान हमारे पास पहुंच जाना चाहिए, हमको नहीं पता, तुम कैसे वसूलो। अब जमींदार कैसे वसूलेगा, लगान कैसे वसूलेगा, किसान के ऊपर बैठ जाएगा। अंत में मरा कौन बेचारा, किसान। शोषण किसका हुआ, किसान का हुआ ना। क्या करा अंग्रेजों ने, दबाव डाला जमींदारों पर कि सूर्यास्त से पहले लगान लेकर के आओगे। इसको सूर्यास्त नियम कहते हैं। ऐसे बोल दिया 25 तारीख को तुमको सूर्यास्त से पहले ब्रिटिश सरकार को लगान देना है उस जमीन का, तो इसको नियम, कौन सा नियम बोल देते हैं, सूर्यास्त नियम। बड़ा कड़ा नियम हुआ करता था और ये नियम लागू हुआ था किस बंदोबस्त में, तो स्थायी बंदोबस्त में। यानी सूर्यास्त नियम क्या था, तो एक फिक्स टारगेट दे दिया जाता था, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग वालों को दे दिया जाता है ना टारगेट, ऐसे ही टारगेट दे दिया जाता है कि इतना कंप्लीट करना है, 3 लोगों को जोड़ो अपने साथ और 3 लोगों को जोड़ो, ऐसा वाला, ठीक है ना। तो सूर्यास्त नियम में भी बड़े कड़े नियम थे। कड़े नियम क्या थे कि भाई सूर्यास्त से पहले पहले लगान जो है वो देना होगा, समझ रहे हो। दूसरा बंदोबस्त हमने यहां पर बात की, दूसरा बंदोबस्त कौन सा आएगा हमारे पास, रैयतवाड़ी। दूसरा भू बंदोबस्त कौन सा है भाई, रैयतवाड़ी भू बंदोबस्त है। और रैयतवाड़ी भू बंदोबस्त में क्या होगा, जैसे इसमें था 4 बातें वैसे ही होंगी इसके अंदर भी। रैयत का मतलब क्या होता है, जमीन। क्या चीज होती है, जमीन। क्वेश्चन आएगा तुमको, जैसे यहां पे हमने कहा कि स्थायी बंदोबस्त, चलो साथ साथ पहले इसको रिवाइज करते हुए चलो। स्थायी बंदोबस्त को क्या बोल देते हैं, इस्तमरारी या जमींदारी। इस्तमरारी या जमींदारी किसको कहा जाता है, स्थायी बंदोबस्त। क्वेश्चन आएगा इस स्थायी बंदोबस्त को लागू करने वाला व्यक्ति कौन था, कॉर्नवालिस। कब लागू किया था, 1793। कहां कहां लागू किया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास कि ये कि भारत के कितने % क्षेत्र पर लागू थी, 19%। बात समझ आ रही है। क्वेश्चन आएगा कि इसमें लगान कैसे लिया जाता था, तो 10/11 ब्रिटिश सरकार को देना होता था, 1/11 किसको देना होता था, जमींदारों को देना होता था। अब बाकी किसको देना होता था, किसान को देना, किसान अपने को रख लेता था। समझ रहे हो बात को। इसी में लागू होता था कौन सा नियम, सूर्यास्त का नियम। अब आता है दूसरा कौन सा अपने पास यहाँ पे, रैयतवाड़ी। तो ये तो हमने पढ़ लिया स्थायी बंदोबस्त, ऐसी रैयतवाड़ी भी किसी ना किसी ने चालू किया होगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू करने वाला व्यक्ति था कर्नल रीड। क्या नाम था, कर्नल रीड। किसके द्वारा इसको शुरू किया गया, तो कर्नल रीड के द्वारा इसको शुरू किया गया। क्लियर है इतना। कर्नल रीड ने इस व्यवस्था को कब शुरू किया, तो 1792 में, 1 साल पहले स्थायी बंदोबस्त से, है ना। 93 में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ, तो 92 में इसने जो है एक व्यवस्था लागू कर दी कर्नल रीड ने, जिसको हमने क्या बोला, रैयतवाड़ी व्यवस्था। अभी हम महालवाड़ी की चर्चा ही नहीं कर रहे, उसको छोड़ दो, अलग बिंदु। तो रैयतवाड़ी किसने शुरू की थी, कर्नल रीड ने। कब की थी, 1792। परंतु इस रैयतवाड़ी प्रथा को
दोबारा से आगे बढ़ाने का कार्य करता है मुनरो। कौन करता है? मुनरो। मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी प्रथा को 1802 में स्पेशली शुरू करवाया गया मद्रास में। कहां शुरू करवाया गया? मद्रास। ठीक हो गया। रैयतवाड़ी कहां कहां लागू थी? तो भैया 3 प्रांत तो ऐसे ही हो गए। भाई अगर तुमको पूछ लेगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कहां कहां लागू थी, तो एक तो ये व्यवस्था लागू थी असम में। कौन सी जगह लागू थी? असम। असम में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। दूसरा ये व्यवस्था लागू थी बंबई में। कौन सी जगह लागू थी? बंबई में। और तीसरा अभी मद्रास में शुरू कर दिया है मुनरो ने। तो अब इतने बड़े बड़े प्रांतों में ये व्यवस्था लागू थी। समझ रहे हो बात को? क्वेश्चन आएगा भारत के कितने % भाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी? 51% भूभाग पर। कितने भूभाग पर? 51। 51% भूभाग पर जो टैक्स व्यवस्था थी वो कौन सी थी? रैयतवाड़ी। 19% भूभाग पर जो टैक्स व्यवस्था थी वो कौन सी थी? यहाँ पे स्थायी बंदोबस्त। समझ रहे हो बात को? इसमें भी कुछ ना कुछ होगा। इसमें क्या था? तो इसमें भैया कहा गया कि हम जमींदार को नहीं जानते, हम सीधा संपर्क करेंगे किसानों से। किससे करेंगे? किसानों से सीधा कर लेने की व्यवस्था। मतलब बीच में जमींदार का कॉन्सेप्ट ही खत्म और सीधा कर किससे लेंगे? किसानों से लेंगे। डायरेक्ट किसान हमको कर देंगे। ठीक है। कर कितना देंगे बोला? तो कर देंगे भैया 1/2 भाग। कितना देंगे? 1/2 भाग। जिसका मतलब होता है कि किसान जितना उगाएगा उसका आधा हिस्सा किसको दे देगा? अंग्रेजों को टैक्स के रूप में दे देगा, लगान के रूप में दे देगा। ये दूसरा अत्याचार जिसका नाम क्या था? रैयतवाड़ी। पहला अत्याचार क्या था? स्थायी बंदोबस्त। यहां भी खून चूसा किसानों का, यहां भी खून चूसा किसानों। बात समझ आ रही है? अब तीसरी बंदोबस्त व्यवस्था आएगी जिसको कहते हैं महालवाड़ी। महालवाड़ी में महाल का मतलब होता है गांव, रैयत का मतलब होता है खेत। समझ रहे हो बात को? अब कौन सी व्यवस्था आ रही है? महालवाड़ी। तो इसमें क्या था? इसमें भी कुछ ना कुछ ऐसे ही होगा, किसी ने इसको लागू किया होगा। यही तो सब पूछेगा एग्जाम में हमसे, है ना? तो पहली बात आएगी अपने पास कि इस व्यवस्था को शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे? इस व्यवस्था को शुरू करने वाले 2 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? 2। कौन सी व्यवस्था? महालवाड़ी। महालवाड़ी व्यवस्था को शुरू करने वाले 2 व्यक्ति थे। एक का नाम था हॉल्ट मैकेंजी। क्या नाम था? हॉल्ट मैकेंजी। आई बात समझ में? किसने शुरू किया था? एक तो हॉल्ट मैकेंजी। दूसरे व्यक्ति जिन्होंने इसको शुरू किया था उनका नाम था मार्टिन बर्ड। क्या नाम था? मार्टिन बर्ड। हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड, इन 2 लोगों के द्वारा इस व्यवस्था को शुरू किया गया था। ठीक हो गया? किस किसने शुरू किया था? क्या बोलना है? हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड। क्वेश्चन आएगा किस वर्ष महालवाड़ी को शुरू किया गया? 1819 में। कब शुरू किया गया था? 1819। 1819 के अंतर्गत इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया। अच्छा, कहां कहां यह व्यवस्था लागू हुई थी? यह व्यवस्था लागू की गई थी पंजाब में। कौन सी जगह लागू की गई थी? पंजाब में। मध्य भारत में कौन सी जगह लागू की गई? मध्य भारत। पंजाब के अलावा मध्य भारत में यह व्यवस्था लागू की गई और यह व्यवस्था वेस्टर्न यूपी में भी लागू की गई थी, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी इस व्यवस्था को लागू किया गया, जिस व्यवस्था का नाम था महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था में अंग्रेज क्या नया लेकर के आए? तो महाल का मतलब होता था गांव। क्या मतलब होता था? गांव। अंग्रेजों ने कहा कि भैया महालवाड़ी व्यवस्था का मतलब है गांव से कर वसूली। हमको नहीं पता कि कौन जमींदार है कौन किसान है, बात खत्म। हमको इतना पता है कि हम तुम्हारा गांव जीत गए हैं और अब तुम्हारे गांव वालों का नैतिक दायित्व बनता है तुम महीने में इतना हमारे पास पहुंचाओगे, बाकी तुम उगाओ, जितना उखाड़ो, जो करते हो करो। समझ रहे हो बात को? इस व्यवस्था को क्या कहा गया? महालवाड़ी व्यवस्था। तो किसी ने पूछा कि यार तुम कह रहे हो पहली व्यवस्था में तुमने कहा कि भैया जमींदार कर वसूलेगा। कौन कर वसूलेगा? जमींदार। स्थायी बंदोबस्त में क्या कहा था? कौन कर वसूलेगा? जमींदार। और जमींदार वसूल के किसको देगा? अंग्रेजों को। अब स्थायी के बाद दूसरा बंदोबस्त लाए रैयतवाड़ी, उसमें क्या कहा कि हम किसानों से क्या लेंगे? सीधा कर लेंगे। बताया ना यहाँ पे। और तीसरी व्यवस्था भी कौन सी लागू कर दी? महालवाड़ी। महालवाड़ी में क्या कहा कि न जमींदार न किसानों से कर, हम पकड़ेंगे तुम्हारे गांव को सीधा।
और सीधा सीधा तुम्हारे गांव से वसूलेंगे पूरा का पूरा टैक्स। हमको ये नहीं पता क्या है क्या नहीं है, तुम्हारे गांव से हम इतना वसूलेंगे, तुमको महीने में इतना देना ही देना है। अच्छा, गांव वालों ने पूछा कितना देना है, तो इन्होंने कहा जितना तुम्हारे गांव में उगाया जाएगा उसका 2/3। गांव वालों ने कहा ई कितना होता है, तो अंग्रेजों ने कहा ये होता है 66%। बोले ओ माय गॉड, गांव वाले टेंशन आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे टेंशन में। हाँ यार, तुम सोचो ना, आदमी कमा रहा है, तुम्हारी सैलरी मान करके चलो जो है वो 1 लाख रुपये है, समझ रहे हो, और उसमें से तुम्हें 66,000 रुपये टैक्स देने पड़े, कैसे लगेगा तुम्हें? लगेगा ना अमीर भिखारी वाली फीलिंग जैसे आएगी, नहीं आएगी कि यार कितना अमीर भिखारी हैं हम, 1 लाख रुपए भी है और 66% क्या है, टैक्स भी है। समझ आ रही बात को? अगर आदमी पे उस समय किसानों पे ये व्यवस्था, उन पे बेचारा पे क्या बीतती होगी। मैं तो 1 लाख रुपए सैलरी की बात कर रहा हूं, किसान का सोचो उसका क्या होता रहा होगा, बेचारा उगाता रहा होगा, 66% लगान दे दे। अंग्रेज खून चूस के ले गए आदमी का, समझ रहे हो बात को? बाद में नहीं चूसा गया, उन्होंने स्ट्रॉ डाल के पिया खून हमारी खोपड़ी में, लेकिन पूरा खून चूस करके गए, समझ रहे हो बात को? सबका सब भारत से बड़े अच्छे तरीके से लूट करके गए। 66% टैक्स। गांव वालों ने कहा नहीं करेंगे खेती, मर जाएंगे। कि तुम पूरा खेती वेती करोगे, एक बात बताओ, तुम मक्की लेना, मक्की उगती है ना खेत में, तुम मॉल में जाओ, वो क्या करेगा, उसको पैक कर देगा प्लास्टिक के, उसमें फ्रिज में रख देगा बढ़िया, उसके बाहर एक लेबल लगा देगा ग्रीन फूड, ठीक है, एक स्टिकर लगा दिया, उसी मक्की पे 120 रुपये, ठीक है। आदमी जाता है, वही मक्की खरीदता है, 120 रुपये में खरीदता है, समझ रहे हो? गांव में जब मक्की वक्की पकती है, आसपास के क्षेत्र में किसान ठेला लगा करके बेचता है। ठेले पे अगर वो 20 रुपए किलो बेच रहा होगा ना, तो कई विद्वान आ जाते हैं उसको समझाने के लिए, बड़ी महंगी दे रहा भाई, समझ रहे हो बात को, थोड़ा कम कर, बड़ी महंगी दे रहा। तो 20 से 15 करवाएंगे, लेकिन मॉल में कभी नहीं बोलेंगे कि ये एक मक्की 120 रुपए की क्यों है। अब किसान बेचारा जिसके पास से 2 रुपए किलो खरीदा जाएगा, तो वो 2 रुपये में जहर नहीं खरीदेगा तो और क्या खरीदेगा? कौन सा लग्जरी फ्लैट आ जाएगा 2 रुपए में? समझ रहे हो बात को? वो 2 रुपए में जहर की पुड़िया नहीं खरीदेगा तो और क्या खरीदेगा? तब कह रहे किसान आत्महत्या कर रहा, करेगा नहीं आत्महत्या, दाम नहीं मिलेगा उसको उसकी मेहनत का, तो करेगा आत्महत्या। यहां हमको यही देखने को मिली, ये बड़ी समस्या बनी हुई थी भारत के लिए, बड़ी चुनौती। आगे मैं तुमको एक चीज पढ़ाऊंगा, धन निष्कासन का सिद्धांत और धन के बहिर्गमन का सिद्धांत, उसमें समझाऊंगा चीजों को अच्छे तरीके से, कैसे अंग्रेजों ने खोखला बनाया। बात समझ आ रही है? यहां पर एक बात को समझो, जब गांव वाले इस चीज से खेती छोड़ने लगे तो अंग्रेजों ने कहा इतना टैक्स नहीं, अब तुम एक काम करना, टैक्स कम कर देते हैं कुछ साल बाद, और टैक्स कम करके कितना कर दिया, 1/2। तो महालवाड़ी में शुरुआत में कर कितना लिया जाता था, 2/3%, जिसका मतलब है 66%, समझ गए? 1/2 कर दिया गया बाद में घटा करके, जिसका मतलब है 50%, यानी आधा हिस्सा क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, समझ गए? ये थी महालवाड़ी व्यवस्था। एक और चीज, भारत के कितने % क्षेत्र पर लागू थी, तो बचे हुए 30% क्षेत्र, 19 पर वो थी, 51 पर वो थी, 70 हो गया, ठीक है, बचा कितना, 30% क्षेत्र, उस पर कौन सी व्यवस्था लागू थी, महालवाड़ी। कोई दिक्कत नहीं किसी को इसमें? आज इस धारावाही में यहीं तक। अगला टॉपिक हमारा वैसे जो है वो होगा, कुछ विद्रोह वगैरह करेंगे किसान, करेंगे नहीं करेंगे इन नीतियों के खिलाफ, तो कुछ उन चीजों पर चर्चा करेंगे। बहरहाल इस धारावाही को यहीं समाप्त करते हैं, मुलाकात होगी कल एक नए एपिसोड के साथ।